हेलो फ्रेंड्स। सो आप लोगों का चीज़ें देख के आप लोगों का जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और जो लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल रही हैं। एंड मैं स्पीड स्लो करने की कोशिश करूँगी, बट व्हाट हैपेंस कि स्पीड जब भी स्लो स्लो करती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। एक लेक्चर अगर 2 घंटे का बनेगा तो आप लोगों को भी बोरियत लगेगा और बाकी सबको भी। तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वही सिर्फ आपको रिमेंबर करने के लिए बोलती हूँ। सिर्फ आप वही रिमेंबर करिए, उससे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ आई विल टेल यू दैट फैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आते हैं। कभी भी करंट अफेयर से कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चंस नहीं आते। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे वो मैं ऑलरेडी आपको बोल देती हूँ, एनहांस कर देती हूँ वहीं पर कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिए। ओके। सो नाउ लेट्स कम टू द सिक्स टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर एंड बिल्स। और उसमें जो पहला टॉपिक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लोकसभा ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल 2022 जो है वो जॉइंट कमेटी जो है हमारी पार्लियामेंट की उसको रिकमेंड की है। अब सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है। वॉलेंट्री मतलब कोई भी मेंबर, मान लीजिए 5-6 मेंबर हैं हमारे कम्युनिटी में, वो 5-6 मेंबर आके अपने से ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएंगे। अपने कॉमन जो कॉमन नीड्स के लिए वर्क करेंगे, कॉमन बेनिफिट्स के लिए वर्क करेंगे, कॉमन कॉमन गोल्स के लिए वर्क करेंगे, तो उनको हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बोलते हैं। बट अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे, तो आपको पता है जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से वैल्यू दी गई, कि उसको फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 में जोड़ा गया कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डीपीएसपी में भी जोड़ा गया। फिर फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जोड़ा गया। फिर हमारे पार्ट जो हमारा पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज़ वाला है, उसमें भी हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जोड़े गए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हमेशा न्यूज़ में रहा है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। तो दीज आर द सम पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर इट, राइट। सो अभी बिल बोला है, तो जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो बिल आज तक यूपीएससी में कभी नहीं पूछा है। अगर बिल के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो कभी नहीं पूछा है। बस आप इतना याद रखिए कि बिल में क्या चीज़ें अलग से दी हैं। ओके। तो बिल कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जब तक वो एक्ट नहीं बन जाता। ओके। सो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हमने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन होता है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं जो कॉमन बेनिफिट, कॉमन नीड्स के लिए वर्क करते हैं। इसका एम यही रहता है कि अपने मेंबर्स, जो भी कोऑपरेटिव के अंदर मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। पुअरर सेक्शन जो है सोसाइटी की, उन पे फोकस करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती है, उसकी उसी के लिए कोऑपरेटिव्स की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव्स पर्सनली अगर बात करें तो स्टेट सब्जेक्ट होता है। और कोऑपरेटिव जो है अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो 7 शेड्यूल के हिसाब से आपको पता है कि स्टेट ही लॉ बना सकता है। अब सब्जेक्ट जो है कोऑपरेटिव का जनरली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, बिकॉज इट इज़ स्टेट सब्जेक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है जनरली चीज़ों को, कोऑपरेटिव्स के चीज़ों को देखती है। एंड यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है उनको। अब महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड न्यू दिल्ली। और 300 लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से इंडिया की 3 सोसाइटीज़ जो है उसमें जोड़ी गई हैं, दैट इज़ अमूल, इफ्को एंड KRI BHCO। ठीक है। तो these are the three included under the 300 largest cooperative societies of the world. Now let's come to what are the constitutional provision. तो constitutional provision और legal provisions की बात करें तो 7 शेड्यूल में मैंने बताया कि cooperatives जो है स्टेट लिस्ट में आता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1C में स्टेट को जो है वॉलेंट्री फॉर्मेशन, जैसे कोऑपरेटिव्स हैं उनको प्रमोशन के लिए बोलना पड़ेगा, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। फिर आर्टिकल 43B आता है डीपीएसपी में, जहां पे हमको बोला गया कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। और यही जो है हमारा अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया। फिर पार्ट 9B की बात करें तो इट डेल्थ विथ इनकॉर्पोरेशन, टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स ऑफिस बियरर्स एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो पार्ट 9B जोड़ा गया
क्योंकि पार्ट 9 क्या है, हमारा पंचायत है, आपको पता है, और पार्ट 9 भी जोड़ा गया कोऑपरेटिव्स करके, ठीक है। और हमारा शेड्यूल 11 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, शेड्यूल 12 जो है वो कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 बना, जहाँ पे हमारी जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनका रजिस्ट्रेशन करना है जो एक से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेट कर रही हैं। ओके, सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जिसको आपको याद करने की ज़रूरत है। ओके, सो एनहांस दोज पॉइंट, learn those point which are very important. Now let's come to the types of cooperative societies जो हमारे इंडिया में वर्क कर रही हैं। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। मान लीजिए इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में इतने मेंबर्स हैं, तो वो मेंबर क्या करते हैं, पैसे डिपॉजिट करेंगे और रीजनेबल रेट्स पे जो है उनको लोन भी मिलते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स हमारे कुछ चीज़ें बनाते हैं, उसके लिए जो है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सोसाइटी बनाई गई। फिर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑब्वियसली कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, जो फार्मर्स हैं जिनको लैंड चाहिए उनके लिए जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज बनाई गई। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हमारे मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो बार्गेनिंग पावर जो है, स्ट्रेंथ जो है प्रोड्यूसर्स की, उनको इंक्रीज करने के लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएगी। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़। अब आते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो सबसे पहले मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 की बात करते हैं, क्योंकि उसी में अमेंडमेंट करने की बात की है। तो 2002 एक्ट बोलता है कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जितने भी लॉ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के से रिलेटेड, उनको एक साथ रखिए, उनको कंसोलिडेट करिए और उनको अमेंड करिए जो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में वर्क कर रहे हैं। मतलब सिर्फ एक स्टेट में नहीं वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में वर्क कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उनका वॉलेंट्री फॉर्मेशन और डेमोक्रेटिक फंक्शन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, वो जो है मतलब उसको जो है हेल्प प्रोवाइड करिए, उसको फैसिलिटेट करिए। तीसरी चीज़, इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट करिए उनका, और उनको प्रमोट करिए और उनको फंक्शनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करिए। ओके, सो दीज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो हर एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, क्योंकि ऑब्वियसली ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो है गवर्नमेंट से ऑटोनॉमी चाहते हैं कि हमारी जो है ऑटोनॉमी रहे, हमारे पास फंक्शनल पावर रहे, हमारे पास फाइनेंशियल पावर रहे, इंडिपेंडेंस रहे। मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, जितने भी मेंबर्स हैं उनके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करेंगे। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, बिकॉज जितने भी मेंबर हैं वही मेंबर कंट्रोल करेंगे पूरे कोऑपरेटिव्स को। जनरली ये म्यूचुअल बेनिफिट पे वर्क करता है। ओके, फिर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स, कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, जिस भी कम्युनिटी के लिए वो वर्क कर रहे हैं, और वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप रहती है, क्योंकि कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। ये हमारे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं। मोर ऑन न्यूज़ में अगर देखा जाए तो बिल ने बोला है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक्ट जो है 2002 को, उसको कंसीडर, जो कि हमारा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 जिन्होंने पार्ट 9 जोड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका एम यही था कि हमारा जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब चीज़ों को प्रमोट करना है। अब जो की अमेंडमेंट्स किए गए हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, तो पहली चीज़ यहाँ पे कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है। तो पहली चीज़ क्या बनाई गई है, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी सेटअप करेगी, और उसमें चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 मेंबर्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उनका। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, और सुपरवाइज करेंगे इलेक्टोरल रोल में, तो कितना क्या होना चाहिए, क्या कौन से मेंबर का नाम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ओके, तो कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी जो है हमारी किस लिए, इलेक्शन, जो हमारे कोऑपरेटिव्स के इलेक्शन होते हैं उनके लिए वर्क करेगी, जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है। फिर कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन का मतलब आरबीआई का ओम्बड्समैन आपने पढ़ा होगा, जो हमारे ग्रीवेंसेस रिजॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक और एक से ज़्यादा कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन प्रोवाइड करेगी, जो कि हमारी कंप्लेंट को एड्रेस करेंगे। तीसरी चीज़, एमलगमेशन एंड डिवीजन की बात करें तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अलाउ करेंगे कि आप मर्ज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसको आप उसमें जो है और भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मर्ज कर सकते हैं, बट उसके लिए 2/3 मेंबर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, उनका वो प्रेजेंट रहने चाहिए और वोटिंग करने चाहिए। तीसरी चीज़ है कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन फंड इस्टेब्लिश करना है, जो कि हमारे सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनको हेल्प करेंगे। अमेंड्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बिल ने बोला है कि हमको एक शेड्यूल कास्ट और एक शेड्यूल ट्राइब और 2 विमेन मेंबर्स जो है उसमें इंक्लूड करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। पेनल्टी जो है इंक्रीज कर दी है, 1 लाख कर दी है। और कॉन्करेंट ऑडिट की अगर बात करें तो इन्होंने न्यू सेक्शन इंसर्ट किया है, सेक्शन 70A,
उन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जिनका टर्नओवर जो है मोर देन एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा है, जो कि स्पेसिफाइड अमाउंट जो है वो कौन डिसाइड करेगा? सेंटर डिसाइड करेगी। ओके, सो दीज आर द सम अमेंडमेंट्स विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। डोंट जस्ट बाय हार्ट दिस, जस्ट रीड इट वंस एंड एक दिमाग में रखिए कि हाँ, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाई है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, फिर ओम्बड्समैन बनाया है, तो बहुत सारी बॉडीज बनाई हैं और एमलगमेशन की बात की है। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जहाँ पे वो ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, गवर्नमेंट करती है। तो ये जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, ये न्यूज़ में हमेशा रहा है। ठीक है, ये एक वन स्टॉप पोर्टल है जो कि किसने डेवलप किया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कौन सी मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको डिलीवर करने के लिए। ओके, तो अभी क्या बताया गया कि जो भी कॉपरेटिव्स ऑन बोर्डिंग करते हैं, जो भी कॉपरेटिव्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सामान खरीदते हैं या लेते हैं, उन कॉपरेटिव्स को अलाउ किया है कि वो गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल से जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर कर सकते हैं, लाइक अदर गवर्नमेंट बायर्स। जैसे पूरे अदर गवर्नमेंट बायर्स है कि वो प्रोक्योर कर सकते हैं, वैसे ही हमारे कॉपरेटिव्स भी प्रोक्योर कर सकते हैं। ओके, इन फर्स्ट फेज अगर बात करें तो सारे एलिजिबल कॉपरेटिव्स जो हैं जिनका भी टर्नओवर और डिपॉजिट 100 करोड़ है, वो जो है जीईएम पोर्टल में वर्क बायर और सप्लायर की तरह वर्क कर सकते हैं। Okay, so this is all about government e-marketplace. Now let's come to foreign contribution regulation act. तो FCRA एक्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है जो रूल्स है, अमेंडमेंट रूल्स है, उसको उसमें जो है कुछ चेंजेस लाए हैं टू रिड्यूस द कंप्लाइंट बर्डन ऑन सिटीजन। जो भी हमारे सिटीजन हैं उन पे बर्डन जो है रिड्यूस करने के लिए। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो आपको टर्म से ही समझ में आ रहा होगा, फॉरेन, फॉरेन का कंट्रीब्यूशन, फॉरेनर्स का कंट्रीब्यूशन, उसी को क्या करना है? हमको रेगुलेट करना है, तो उसके लिए एक्ट बनाना। अब फॉरेन का कंट्रीब्यूशन हर चीज़ में होता है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए आता है, बहुत सारे मेंबर्स के लिए आता है, एनजीओज के लिए आता है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए जो है ये एक्ट बना है। ओके, अब इवोल्यूशन की बात करें एफसीआरए की, तो पार्लियामेंट ने पहली बार कंसर्न रेज किया था 1969 में। उन्होंने बोला था कि बहुत ज़्यादा फॉरेन पावर का इंटरफेरेंस हो रहा है हमारे इंडिया में। 1976 की अगर बात करें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया, एफसीआरए एक्ट 1976 में। जब इमरजेंसी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया। फिर 2010 में एफसीआरए को 2010 में एफसीआरए 2010 में क्या किया गया कि जितने भी फॉरेन फंड्स थे उनको कंसोलिडेट किया, जितने भी फॉरेन फंड से रिलेटेड लॉज बने थे उनको कंसोलिडेट किया गया, और बोला कि जो भी एक्टिविटीज़ हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करती हैं उन एक्टिविटीज़ में के लिए आप फॉरेन फंडिंग पूरी तरह प्रोहिबिट कर दीजिए, पूरी तरह मना कर दीजिए। तो 2010 में ये हुआ। 2020 की अगर बात करें तो फिर हमने एफसीआरए 2010 को अमेंड किया और उसमें ज़्यादा कंट्रोल और स्क्रूटनी बढ़ाई कि जो भी एनजीओज जो फॉरेन फंड रिसीव कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस किस क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो फॉरेन फंड रिसीव कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दैट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू मोर ऑन न्यूज़। तो अभी जो है गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स को अमेंड किया है, नॉट द एक्ट। रूल्स को अमेंड करके उन्होंने बोला है कि जितने भी इंडिविजुअल्स अगर 10 लाख तक फॉरेन फंडिंग रिसीव कर रहे हैं तो वो जो है बिना गवर्नमेंट के परमिशन के रिसीव कर सकते हैं, और 10 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट को जो है पहले बताना पड़ेगा 3 मंथ्स पहले, कि इन्फॉर्म करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगेंस्ट 30 डेज। पहले क्या था, 30 डेज में इन्फॉर्म करना था, अब जो है कितने डेज में, 3 मंथ्स में जो है 3 मंथ्स के अंदर उनको इन्फॉर्म करना है। तो पहली चीज़ आपको याद रखना है कि 10 लाख तक अगर आप फॉरेन फंडिंग रिसीव कर रहे हो, कोई भी इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अमाउंट अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो उसके बाद 3 मंथ पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की। ओके, पहले कितना था, 30 डेज था। जो भी एंटिटीज़, पहले क्या था, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, लेजिस्लेचर मेंबर्स हो गए, इलेक्शन कैंडिडेट हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जजेस, ये सब जो है नहीं अलाउड थे फॉरेन फंडिंग रिसीव करने के लिए। बट अब जो है उनको वो भी फॉरेन फंडिंग रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी एंटिटीज़ पहले नहीं रिसीव कर सकती थी, अब वो भी एंटिटीज़ जो है फॉरेन फंडिंग रिसीव कर सकती है। अब जो टाइम लिमिट जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन अंडर एफसीआरए के लिए पहले 15 दिन दिया गया था, जो भी फंड रिसीव करना है पहले 15 दिन दिया गया था, अब 45 डेज दिया गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको बस इतना ब्रॉड बेस में याद रखना है कि टाइम पीरियड एनहांस कर दिया गया है, डिक्रीज नहीं किया है। टाइम
टाइम पीरियड एनहांस कर दिया है। दूसरी चीज़ 10 लाख तक आपको कोई भी गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लगेगी, बट अगर 10 लाख से ऊपर ले रहे हो तो परमिशन लगेगी। दूसरी चीज़ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़, लेजिस्लेचर मेंबर्स, जजेस थे, जर्नलिस्ट थे, मीडिया हाउसेस थे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, इलेक्शन कैंडिडेट्स थे, उन लोगों को भी फॉरेन फंडिंग जो है अब मिल सकती है, पहले नहीं मिलती थी। ऑल्सो इन अ सेपरेट नोटिफिकेशन अगर बात करें तो बहुत सारे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी लिस्ट किए हैं। पहले 7 थे, अब 12 कर दिए। तो मैंने बोला ना, बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज़ की है, तो आप इस चीज़ से याद रखिए दिमाग में कि चीज़ों को इंक्रीज़ किया है। अब कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है? कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होता है जहाँ पे कंप्लेनेंट, जो कंप्लेन करता है, वो एग्री होता है कि हम चार्जेस ले लेंगे वापस, हम उसके अगेंस्ट, एक्यूज्ड के अगेंस्ट दोबारा चार्जेस नहीं लगाएंगे। तो जो भी, मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मैं कंप्लेनेंट हूँ और कोई एक्यूज्ड है जिसने क्राइम किया है, तो उसके खिलाफ जो है मैं अपने चार्जेस बैक ले लूँगी कि भैया मेरे को कोई मतलब नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है। तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ओके, नाउ लेट्स कम टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू एनजीओज। उससे पहले हम ये देख लेते हैं एफसीआरए का पर्पस एंड प्रोविजन। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो कोई भी डोनेशन, कोई भी ट्रांसफ़र जो फॉरेन सोर्स से आ रहा हो हमारे कंट्री में, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी को, भले वो करेंसी में हो, भले वो किसी आर्टिकल में हो, दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब एफसीआरए की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसको इंप्लीमेंट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फेमा एक्ट में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फेमा एक्ट जो है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बट अगर एफसीआरए की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करते हैं, ठीक है, and supported by intelligence bureau. Okay, so now let's come to FCRA Act, major provision of post 2020 amendment की अगर बात करें, 2020 के बाद क्या क्या अमेंडमेंट किए हैं। तो फॉरेन फंड्स की अगर बात करें तो पहले जो है आधार सबमिशन करना पड़ेगा एनजीओज को, प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा फॉरेन फंड्स रिसीव करने के लिए, और कुछ रिसिपिएंट्स को जो है फॉरेन फंड्स नहीं रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। तो अभी जो है रूल्स में उनको अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर एंड मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर। तो पहले जो है इस एक्ट के अंदर तो नहीं बोला है, बट रूल्स के अंदर अभी जो है उन्होंने अलाउ कर दिया कि फॉरेन फंड्स हम रिसीव कर सकते हैं। फिर एफसीआरए अकाउंट की अगर बात करें तो डेजिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट के एसबीआई के कुछ ब्रांचेस में, न्यू दिल्ली में जो ब्रांचेस है उसी में आप फॉरेन फंड रिसीव कर सकते हैं। अगर फॉरेन का जो भी फंड आप किसी पर्पस के लिए रिसीव कर रहे हैं फॉरेन फंड, वो उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे, आप किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज करेंगे। ओके, और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी नहीं करेंगे। तो एफसीआरए अकाउंट में ये बोला है। फिर वैलिडिटी ऑफ एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जनरली 5 ईयर्स है। एंड एनजीओ जो है उसको रिन्यूअल के लिए विद इन 6 मंथ अप्लाई कर सकते हैं। यूज़ ऑफ फंड्स की बात करें तो यूज़ ऑफ फंड्स जो है लिमिटेड है, कि जिस पर्पस के लिए आपने रिसीव किया उसी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। पहले था ये कि 50% जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट अभी जो है 20% बोला है कि 20% ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करेंगे। सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स की बात करें तो कंपल्सरी आपको एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी है, और गवर्नमेंट जो है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो भी यूसेज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है आफ्टर एन इंक्वायरी, अगर आप कोई कॉन्ट्रवेंशंस आए, ठीक है। तो दीज आर द some provisions related to FCRA Act. Now let's come to constitutional and legal provisions related to NGOs. तो 7 शेड्यूल की बात करें तो 7 शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है दिए गए हैं, मेंशन किया गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में उन्होंने बोला है कि किसी भी एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं, तो उस पर आप NGO भी आ सकते हैं। फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है पूरे एनजीओज को रेगुलेट करता है जो भी फॉरेन फंड्स रिसीव करते हैं। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये एक्ट जो है प्रोवाइड करता है कि जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये फॉर्मेशन और ऑपरेशन जो है कंपनीज का इंडिया में उसको गवर्न करता है, और जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी। ओके, सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू एनजीओ। आई होप इट इज़ क्लियर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द रिलेटेड न्यूज़। तो रेगुलेशन ऑफ एनजीओज, तो अभी हमने बोला कि एनजीओज जो है, एनजीओज में भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन जितना भी आता है उसको भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो अगर बात करें तो एफसीआरए 2010 में अमेंडमेंट्स अपहोल्ड करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है एनजीओज को प्रिवेंट कर सकती है फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंड, ठीक है। तो जितने भी एनजीओज अगर रिसीव कर रहे हैं फॉरेन फंड, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रिवेंट कर सकती है, एज नो वन हैज़ फंडामेंटल, क्योंकि किसी के पास भी फंडामेंटल एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आप जो है, एब्सोल्यूट राइट है कि आप फॉरेन फंड रिसीव करते हो भले आप कोई भी काम कर रहे हो। तो एनजीओज को पार्लियामेंट जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखे, उन्होंने बोला कि इट इज़ ओपन टू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन, किसी भी सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन के लिए ओपन है टू कम्प्लीटली प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन डोनेशन। जैसे कि इंडिया जो है सोवरेन कंट्री, इंडिया जो है अपने कंपनी के लिए किसी को भी फॉरेन डोनेशन के लिए मना कर सकती है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारी हार्म हो रही है। दूसरी चीज़, अगर हमारे सोसाइटी में इम्पैक्ट हो रहा है, पॉलिटी कंट्री की इफेक्ट हो रही है, तब भी मना कर सकती है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन हमारी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तभी भी हमारी कंट्री मना कर सकती है। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अगर बढ़ाता है तब भी हमारे फॉरेन कंट्रीब्यूशन को हम मना कर सकते हैं। अब एनजीओ जो है वो हमारी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट लीगल स्टेटस, और ये जो है लीगल स्टेटस इनको दिया गया और रजिस्टर्ड है एज अ ट्रस्ट, सोसाइटी एंड प्राइवेट लिमिटेड एंड नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रोविजन रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ एनजीओज इन इंडिया, तो फेमा एक्ट मैंने बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है रेगुलेट करती है, जहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है यूज किया कि टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन रेगुलेशन, Foreign Exchange Management Act 1999. Now let's come to Model Tenancy Act. Model Tenancy Act 2021. ओके, तो ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि बहुत सारे स्टेट, जो हमारे 4-5 स्टेट्स हैं, उन्होंने अभी टेनेंसी लॉज को अपने रिवाइज किया है कि हम मॉडल टेनेंसी एक्ट की तरह ही बनाएंगे। अब मॉडल टेनेंसी एक्ट की बात करें तो टेनेंसी आपको पता है, टेनेंट्स प्री इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले ही जब जमींदारी सिस्टम आया, बहुत सारे पर्सन अफेक्ट हो रहे थे बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा था कि बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे टेनेंट्स, बहुत सारे जो रहते थे, उनका घर ऑक्यूपाई कर लिया जाता था। तो टेनेंसी एक्ट जो है वो बहुत पहले ब्रिटिशर्स ने बहुत गंदा चीज़ें वो कर दी थी, जिसके कारण जो है हमारे फिर बहुत सारे टेनेंट्स रिफॉर्म आए, आपको पता है इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट भी 2021 का जो उसी पे बेस्ड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अप्रूव किया MTA 2021। जितने भी हमारे जितने भी हमारी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में, और वो जो है रेंट पे देती है, रेंट इकोनॉमी जो है उसको उस प्रोसेस को अच्छे से किया, स्ट्रीमलाइन किया। ठीक है, इन 2021 अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जो है फर्स्ट यूनियन टेरिटरी थी जिन्होंने अडॉप्ट किया MTA। सिंस अगर बात करें हाउसिंग जो है हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट की पूरी अथॉरिटी होती है कि स्टेट जो है उस पर लॉ बना सके। तो मॉडल एक्ट जो है सजेस्टिव फ्रेमवर्क है स्टेट्स के लिए, नॉट बाइंडिंग है टू फॉलो, बट रेंटिंग, हाउसिंग और एग्रीमेंट जो है वो जो है हमारा अदर चीज़ों में भी आ जाता है। तो बहुत सारे टेनेंसी लॉज को इन्होंने प्रोविजंस को रिप्लेस किए। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ MTA एक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो MTA एक्ट की बात करें तो एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, तो जनरली ये एप्लीकेबल होते हैं हमारे रेसिडेंशियल हाउसेज में, कमर्शियल हाउसेज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके लिए, जो एजुकेशनल चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, हेल्थ सेक्टर के लिए यूज़ होते हैं, तो उन सारी प्रेमाइसेस में लगता है। बट इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो भी प्रेमाइसेस यूज़ होते हैं उसमें ये मॉडल टेनेंसी एक्ट नहीं लगता। ठीक है, और ना ही होटल्स, ना ही हमारे लॉजिंग हाउसेज, और इन सब चीज़ों में हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट नहीं लगता। तो आपको मॉडल टेनेंसी एक्ट लगता किस पे है, तो वो आपको याद करने से बेटर है कि आप किस पे नहीं लगता वो बात याद कर लीजिए। जो भी चीज़ें आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कर रहे हैं, होटल्स के लिए, लॉजिंग के लिए, तो इन सब चीज़ों को नहीं कवर करता मॉडल टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी एग्रीमेंट्स की बात करें तो टेनेंट्स जो भी है, टेनेंट्स मतलब जो किराएदार होते हैं, राइट। तो मैं अगर कहीं जाके रह रही हूँ तो हमको एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, हमारे जो ऑनर है प्लस हम म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाएंगे, म्यूचुअल टर्म्स पे रिटन एग्रीमेंट होगा, और हम रेंट अथॉरिटी को वो इन्फॉर्म करेंगे विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। जैसे ही हमारा टेनेंसी एग्रीमेंट होगा उसके 2 मंथ के अंदर ही हम रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई ये हमारे टेनेंट हैं और ये मैं ऑनर हूँ। फिर टेनेंसी पीरियड्स की अगर बात करें तो टेनेंट्स जो है वो लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनका टेनेंसी पीरियड बढ़ा दे। बट अगर टेनेंट्स फेल हो गए कि वो हाउस को वेकेट नहीं कर रहे हैं, जैसे ही वो मतलब उनका टेनेंस एग्रीमेंट जो है अगर रिन्यूअल नहीं हुआ एट द एंड ऑफ टेनेंसी, तो वो उनको जो है 2 मंथ का रेंट पे करना पड़ेगा और 4 टाइम्स मंथली रेंट पे करना पड़ेगा
करना पड़ेगा अगर वो फिर भी प्रीमाइसेस को खाली नहीं कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो 2 मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए करना पड़ेगा, और जो कमर्शियल है, जो नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उनके लिए आपको 6 मंथ रेंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जो कि लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है फॉर सबमिटिंग टेनेंसी एग्रीमेंट। दूसरी चीज़ सब लेटिंग की बात करें, अगर कोई भी मान लीजिए मैं टेनेंट हूँ और मैं किसी और को भी रूम दे रही हूँ, तो जो भी चेंजेस आप लाएंगे और सब लेटिंग से पहले आपको ऑनर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हो, जब तक वो प्रायर कंसेंट नहीं देंगे तब तक आप नहीं कर सकते हो। मॉडल एक्ट की अगर बात करें तो उन्होंने 3 टायर क्वासी जुडिशियल बॉडी भी सेटअप की है, रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट एंड रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है। फिर एविक्शन की बात करें तो टेनेंट को एविक्ट कर सकता है लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं रेंट अथॉरिटी को कि अब जो है टेनेंट्स को अब खाली कर देना चाहिए। अगर टेनेंट्स जो है पैसा नहीं पे कर रहे हैं आपको, 2 मंथ का रेंट आपको नहीं पे किया, ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट और होल ऑफ प्रीमाइसेस जो है रिटर्न कंसेंट्स में नहीं है और मिसयूज कर रहे हैं प्रीमाइसेस को, तब जो है एविक्शन रेंट अथॉरिटी को जो है लैंडलॉर्ड जो है रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एमडीए एक्ट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which are the properties which are not covered under this टेनेंसी एग्रीमेंट, कैसा होता है, टेनेंसी पीरियड क्या है, ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और प्रायर कंसेंट चाहिए हमारे सबलेटिंग के लिए। ठीक है। और 3 टायर रेड्रेसल सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022। अब क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल, जैसे कि आपको हेडिंग से ही समझ में आ रही है, इट इज रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, राइट। सो सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी नोटिफाई किया है क्रिमिनल प्रोसीजर रूल्स 2022, जहाँ पे वो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 को गवर्न करेंगे। अब क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 की बात करें तो एक्ट ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट पहले था 1920 में, उसको जो है उन्होंने हटाया है, जो ऑथराइज करता था कि जितने भी कन्विक्ट्स हैं और अदर पर्सन, जितने भी लोग क्राइम करते हैं, जितने भी लोग हमारे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, उनका जो मेजरमेंट है और उनका फोटोग्राफ्स है वो जो है आप रखें साथ में। तो इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट क्या बोलता था कि आप जो है जितनी भी फोटोग्राफ्स है, जो भी क्राइम करता है और जो भी क्राइम में इन्वॉल्व है, उन सब की फोटोग्राफ्स और उन सब का मेजरमेंट अपने पास रखिए। 2022 का एक्ट आया जहाँ पे उन्होंने मेजरमेंट की जो डेफिनेशन थी, स्कोप था, उसको एक्सपैंड किया और उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस जो है लॉ में जोड़े। और उन्होंने बोला कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, या यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जो भी पर्सन क्राइम में इन्वॉल्व है और जो भी पर्सन क्राइम कर रहा है, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना चाहिए कि वो जो है केसेस को सॉल्व करे। तो पहले क्या था, मेजरमेंट की डेफिनेशन जो थी वो बहुत ही ब्रॉड सेंस में नहीं थी, बट 2022 का जो एक्ट है उसमें जो है मेजरमेंट की डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया गया। अब की प्रोविजंस की अगर बात करें क्या क्या है 2022 के एक्ट में, तो उन्होंने एम्बिट जो है सर्टेन प्रोविजन का उसको बढ़ा दिया। उन्होंने बोला कि टाइप ऑफ डेटा जो कि मेजरमेंट कहा जाता है हमारे इस एक्ट के द्वारा, उस मेजरमेंट की डेफिनेशन को एक्सपैंड करना है। जो भी आप कलेक्ट करते हो, जितना भी डेटा कलेक्ट करते हो, जो भी आप रूल मेकिंग पावर को पहुंचाते हो और उनके पास बोलते हो कि वो जो है उस डेटा को यूज़ करते हैं, तो उसका एम्बिट जो है उसको इंक्रीज कर दिया। रिटेंशन ऑफ डिटेल्स की अगर बात करें तो डिटेल्स जो भी कलेक्ट की जाती हैं डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो 75 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन के लिए होनी चाहिए। ठीक है। जितनी भी डिटेल्स कलेक्टेड टू बी रिटेन्ड इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर 75 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन, 75 साल तक रहना चाहिए। अब 75 साल तक है तो भाई वो जब तक मर नहीं जाएगा तब तक ऑब्वियसली छोटे में तो क्राइम नहीं करेगा, राइट। जब भी क्राइम करेगा उस क्राइम के 75 साल तक आप डेटा को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। और रिकॉर्ड जो है तभी डिस्ट्रॉय करोगे जब उसने प्रीवियसली कोई कन्विक्शन ना किया हो। तो रिकॉर्ड्स में बी डिस्ट्रॉयड इन केस ऑफ अ पर्सन हु हैव नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। ठीक है। जो कि ट्रायल्स बिना ट्रायल के रिलीज हो गया हो, डिस्चार्ज हो गया हो, बाय द कोर्ट हो गया हो डिस्चार्ज, तो उसको आप उसका डेटा जो है आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब रेसिस्टेंस टू गिविंग डिटेल्स की अगर बात करें तो जितने
जितने भी अगर आप डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो ये इंडियन पीनल कोड के अंदर जो है एज अ ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। फिर रोल ऑफ एनसीआरबी की बात करें तो एक्ट जो है एनसीआरबी को एम्पावर करता है कि जितने भी क्राइम से रिलेटेड पर्सन है उनकी डिटेल्स जो है आप अपने पास रखें अंडर द एक्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर लॉ ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसी और अदर फंक्शन एनसीआरबी का हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, सो दीज आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022। Now let's come to what are the comparison between the 1920 Act and 2022 Act। अब 1920 एक्ट की बात करें और 2022 एक्ट की बात करें तो डेटा परमिटेड टू बी कलेक्टेड, क्या डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या था 1920 एक्ट में, तो फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और फोटोग्राफ और इम्प्रेशन ही बस आप कलेक्ट कर सकते थे। बट अभी जो है चेंजेस करके 2022 एक्ट में बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो, जैसे कि बायोलॉजिकल सैंपल्स, इरिस, रेटिना स्कैन, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 53 और 53A ऑफ CRPC। तो डीएनए प्रूफिंग हो गया, सीमेन हो गया, हेयर सैंपल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप जो है ले सकते हो। अब पर्सन किसका डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो भी अरेस्ट है और कन्विक्टेड पर्सन है जिनको इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर तक मिला है, पर्सन जो जिनको बोला जाता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए फॉर गुड बिहेवियर एंड मेंटेनेंस, उनका भी, और मजिस्ट्रेट में ऑर्डर इन अदर केस कलेक्शन फ्रॉम एनी अरेस्टेड पर्सन टू एड इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो 1920 एक्ट में ये बोला गया। अब 2022 के एक्ट में बोला गया कि कन्विक्टेड और अरेस्टेड पर्सन कोई भी ऑफेंस किए हो उनका तो आपको वो करना ही है। हाउ एवर बायोलॉजिकल सैंपल्स जो है वो फोर्सिबली आप तभी ले सकते हो जब पर्सन जो है कोई ऐसा क्राइम किया हो और अगेंस्ट अ विमेन और अ चाइल्ड। ठीक है, तो पर्सन अगर कोई विमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट किया हो तो उसका जो है आप बायोलॉजिकल सैंपल्स बाय फोर्स ले सकते हो, और उसका ऑफेंस अगर 7 ईयर्स तक हो तो उसका भी बायोलॉजिकल सैंपल फोर्स के थ्रू ले सकते हो। पर्सन जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, लॉ के अंदर आते हैं, उनका भी आप वो भी कवर होते हैं ऑन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट फ्रॉम एनी पर्सन टू एड इन्वेस्टिगेशन, तो उनका भी ले सकते हैं। तो पर्सन जिसका भी डेटा कलेक्ट किया जाता है ये। अ पर्सन हु में रिक्वायर डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा 1920 का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी सीआरपीसी के अंदर होते हैं वो इंक्वायर कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट। और अगर 2022 की एक्ट की बात करें तो ऑफिस में जो पुलिस इंचार्ज होते हैं वो हेड वार्डन ऑफ द प्रिजन एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ओके, रूल मेकिंग पावर विद रिगार्ड टू मैनर ऑफ कलेक्टिंग डिटेल्स, तो क्या रूल मेकिंग पावर है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। यहाँ पे ना ही स्टेट, मतलब पहले क्या था कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी, अब जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को दी गई है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिमिनल प्रोसीजर रूल्स 2022 और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो भी 1920 और 2022। व्हाट इज द डिफरेंस, पहले से ज़्यादा नहीं कवर थे, अब ज़्यादा कवर है। फिर पर्सन जिसका डेटा कलेक्ट किया जाता है, अब बायोलॉजिकल सैंपल्स, ये सारी चीज़ें पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर भी जो आते हैं उनका भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को पावर दे गई है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022। नाउ लेट्स कम टू मीडिएशन बिल 2021। अब मीडिएशन जो ऐसा टॉपिक है आपने पढ़ा होगा, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर। एडीआर की अगर बात करें तो बहुत सारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर मतलब यही होता है कि जितना भी हम, आपको पता है, एक हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, तो हमको कोर्ट में ना जाना पड़े, कोर्ट के पहले ही हम अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लें, तो हम उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने जो कि लॉ एंड जस्टिस पे बेस्ड है, उन्होंने रिकमेंड किया कि मीडिएशन बिल 2021 में कुछ चेंजेस करिए। अब मीडिएशन की बात करें तो मीडिएशन एक फॉर्म है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, जो कि वॉलेंट्री प्रोसेस है, जहाँ पे पार्टीज़ को बोला जाता है, मान लीजिए दो पार्टी इन्वॉल्व है, मान लीजिए मैं हो गई और मेरा कोई फ्रेंड हो गया, हम लोग अगर किसी डिस्प्यूट में है या मेरी फैमिली किसी डिस्प्यूट में है, तो एक थर्ड पर्सन इंडिपेंडेंट हम अपॉइंट करेंगे जो हमारे फैमिली से ना तो जानता होगा कुछ, ना ही कुछ, तो हमारी भी सुनेगा, वो मेरे फैमिली की भी सुनेगा, मतलब जो भी इन्वॉल्व है दो पर्सन डिस्प्यूट्स में, तो उन दोनों की सुन के उसके बाद जो है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट पर्सन। मीडिएटर जो है वो अपना सॉल्यूशन जो है पार्टीज पे इम्पोज नहीं करेगा, बट एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिसके कारण जो है वो डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व हो जाए। अब इंडिया जो है हमारे सिंगापुर कन्वेंशन का जो भी मीडिएशन पे बेस्ड है उसका सिग्नेटरी है, और बट रेटिफाई नहीं किया है। और कहीं ना कहीं सिंगापुर कन्वेंशन और मीडिएशन की अगर बात करें तो वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि क्रॉस बॉर्डर जो एनफोर्समेंट है मीडिएशन प्रोसेस का, उसको हम बढ़ाएं।
ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मीडिएशन, आई होप इट इज क्लियर। अब 5 टाइप्स के ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होते हैं। फर्स्ट इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन की बात करें तो जनरली ये डायरेक्टली बिटवीन द पार्टीज, जो भी पार्टीज डिस्प्यूट में है और उनके काउंसिल, मतलब एंड देयर काउंसिल, एंड डज नॉट इन्वॉल्व अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। ठीक है, तो न्यूट्रल थर्ड पार्टी को नहीं इन्वॉल्व करते। नेगोशिएशन में बात करें, दोनों पार्टी अपने से नेगोशिएट करती हैं, होता है नेगोशिएशन। मीडिएशन आपने समझ लिया। फिर कोलैबोरेटिव लॉ की बात करें तो बोथ पार्टीज जो है एक कोलैबोरेटिव अटॉर्नी रिप्रेजेंट करती है, और बोथ पार्टी जो एग्री होती है कि हम लिटिगेट नहीं करेंगे। फिर आर्बिट्रेशन की बात करें तो एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। आर्बिट्रेशन जैसे हम मीडिएटर में एक पर्सन अपॉइंट करते हैं, वैसे ही इसमें भी न्यूट्रल आर्बिट्रेटर प्रोवाइड करते हैं, जो डिसीजन बोलता है, जो डिसीजन देता है, और उसके डिसीजन को हम अवॉर्ड बोलते हैं। याद रखिएगा, मीडिएशन में जो भी डिसीजन देते हैं हम उसको अवॉर्ड नहीं बोलते, बट यहाँ पे हम जो भी आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देता है उसको हम अवॉर्ड बोलते हैं, आफ्टर देयर हैज़ बीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस। फिर कॉन्सिलिएशन की बात करें, यहाँ पे न्यूट्रल थर्ड पार्टी आती है, जो हमारी पार्टीज से, जो भी पार्टीज डिस्प्यूट में है उनको उससे कम्युनिकेट करती है और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है और सेटलमेंट ऑप्शन बताती है। तो दिस इज ऑल अबाउट 5 टाइप्स ऑफ एडीआर। ओके, नाउ लेट्स कम टू मीडिएशन इन इंडिया। तो सेक्शन 89 जो है सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, 1908 का, उन्होंने वो 2002 में इंसर्ट हुआ। उन्होंने मीडिएशन इंट्रोड्यूस किया एज अ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। फिर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है 1996 का, और उन्होंने बोला कि बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के आप मीडिएशन प्रोसेस इन्वॉल्व करिए। फिर कंपनीज एक्ट आया 2013 का, जिन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर दिया कि आप मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन पैनल बनाइए। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया 2015 का, वहाँ भी मीडिएशन ऑप्शन रखा गया कि आप मीडिएशन से भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर मीडिएशन बिल इंट्रोड्यूस हुआ 2021 में पार्लियामेंट में। अब मीडिएशन बिल की बात करें, जैसा कि मैं पहले भी बता दी हूँ कि बिल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट रीड इट वंस एंड बार बार मग इट अप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन की बात करें तो पार्टीज़ जो भी सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, वो मीडिएशन के थ्रू जो है अपना जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करें कोर्ट से पहले, मतलब कोर्ट में अप्रोच करने से पहले मीडिएशन के थ्रू है रिजॉल्व करें। अगर वो फेल हो गए हैं कि उनका सेटलमेंट नहीं हुआ है, उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो वो जो है कोर्ट और ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं उसके बाद। ठीक है। फिर डिस्प्यूट नॉट फिट फॉर मीडिएशन, जो भी डिस्प्यूट हमारे मीडिएशन के लिए फिट नहीं है, इट कंटेन्स, जैसे कि डिस्प्यूट रिलेटेड टू हमारे माइनस, अगर हमारा बेटा है, ठीक है, उसके कस्टडी के लिए, पर्सन जो अनसाउंड माइंड के हैं, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, थर्ड पार्टी से अफेक्टेड है, तो वो डिस्प्यूट्स जो है हमारे मीडिएशन के प्रोसेस में नहीं आते, और सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट को अमेंड कर सकती है। एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो ये मीडिएशन जो बिल है, मीडिएशन जो प्रोसेस है, दैट शुड बी एप्लीकेबल ऑलमोस्ट इंडिया, जितनी भी डोमेस्टिक पार्टीज़ हैं उनमें, और एटलीस्ट वन फॉरेन पार्टी जो भी अगर डिस्प्यूट में हमारे इन्वॉल्व है उनमें भी। अगर सेंट्रल और गवर्नमेंट जो है पार्टी में डिस्प्यूट में है, तो कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए अप्लाई होगा, एंड अदर डिस्प्यूट्स आर नोटिफाइड। मीडिएशन प्रोसेस की बात करें तो मीडिएशन प्रोसेस हमारा कॉन्फिडेंशियल रहेगा हमेशा, कहीं भी आप वो नहीं करते, मतलब प्राइवेसी आपकी वो नहीं होगी, एंड वो जो है मीडिएशन प्रोसेस जो है वो 180 डेज़ में कंप्लीट होना चाहिए। मीडिएटर्स की बात करें तो पार्टीज़ जो है बाय द एग्रीमेंट अपॉइंट करेगी, और अ मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर। फिर मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी, जहाँ पे चेयरपर्सन होंगे, 2 फुल टाइम मेंबर होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, पार्ट टाइम मेंबर होंगे फ्रॉम एन इंडस्ट्री बॉडी। ये फंक्शन करेंगे इंक्लूड रजिस्ट्रेशन ऑफ मीडिएटर्स, ठीक है, रिकग्नाइजिंग मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मीडिएशन इंस्टीट्यूट्स। फिर आते हैं मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाएंगे, ठीक है, जो कि फाइनल हो गया एग्रीमेंट, जो भी मीडिएटर लेगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, एनफोर्सेबल होगा, और जैसे कि हमारे कोर्ट का होता है, अगर उसको चैलेंज करना है तो वो सिर्फ उसी केस में चैलेंज होता है जब वो फ्रॉड करे, करप्शन करे और इम्पर्सोनेशन हो। अब इंटरनेशनल मीडिएशन की बात करें तो डेफिनेशन जो है इंटरनेशनल मीडिएशन की, वो और प्रोविजन जो है सिंगापुर कन्वेंशन का, वो भी हमारे बिल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। कम्युनिटी मीडिएशन की बात करें तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे जो कि पीस और हार्मोनी बनाए रखे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द की हाईलाइट्स ऑफ द मीडिएशन बिल। Not important, don't by heart this, just read it once, and keep in mind some important points. Otherwise this is not important, I'll tell you, this is not important, this will never come in your exam related to like अगर हमारे पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो ये कभी नहीं आएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2022।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट मे बिकम इन द एग्जाम। अब एक्ट ने न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट को अमेंड किया 2019 को, और उसका नाम चेंज करके इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रखा। ठीक है, उन्होंने न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम चेंज करके इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रखा। की फीचर्स की अगर बात करें तो जितने भी ईडीआरस हैं और आर्बिट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, जो भी मैनर कैसे आप अपॉइंट करोगे, क्या करोगे। फिर गवर्नमेंट को उन्होंने अलाउ किया कि आप जो है डिफ़िकल्टीज़ रिमूव करिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो अगर इस एक्ट में इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है उनको रिमूव करिए। एडवांटेजेस, ऑब्वियसली एडीआर के एडवांटेजेस बताए तो कोर्ट के बाहर रिजॉल्व हो रहे हैं तो ऑब्वियसली लोअर कॉस्ट होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, चॉइस ऑफ फॉरम बहुत ज़्यादा होगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एडीआर। अब अबाउट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात करें तो इसका मतलब यही है कि हमको इंटरनेशनल कमर्शियल और बिजनेस डिस्प्यूट सेटल करना थ्रू आर्बिट्रेटर, जो भी हमारे इंडिया के बाहर प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया के बाहर जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने हैं उनको। ठीक है, अवेलिंग, अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात करें तो इसको अवेल करना जो है ऑप्शनल है, बट इट जो है ये कंपलसरी भी हो सकता है बाय इंसर्टिंग मैंडेटरी arbitration clause. Okay, so the this is international arbitration and all. Now let's come to the registration of press and periodic bill. Okay, so this is the last topic of दिस लेक्चर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 को अमेंड करेंगे। ठीक है, अब प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 की बात करने से पहले हम ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द हिस्ट्री, जब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ चीज़ें दी जाती हैं तो उस चीज़ों से रिलेटेड कुछ पढ़ लेते हैं। अब सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 की अगर बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली थे उस टाइम पे, आपको पता है हमारे जनरल, मतलब गवर्नर जनरल। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने बोला कि उस टाइम क्या का था, हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। ठीक है, तो फ्रेंच ने जो है जीतने के बाद, फ्रेंच जो है हारने के बाद कुछ चीज़ें, फ्रेंच इन्वेजन बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उसके लिए जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने उस टाइम पे प्रेस को कंट्रोल करने के लिए सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट पास किया था। फिर उसके बाद लॉर्ड हास्टिंग आए, उन्होंने ये प्रेस हटा दिया। फिर जॉन एडम्स आए जो कि हमारे एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, उन्होंने लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस एक्ट पास किया 1823 में। फिर गवर्नर जनरल मेटकल जिन्होंने पूरी तरह हमारा ऑर्डिनेंस को, जो भी लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस था उसको एबॉलिश किया, और वहाँ पे प्रेस एक्ट ऑफ 1835 को इस्टेब्लिश किया। फिर लाइसेंसिंग एक्ट 1857 आया, बिकॉज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तो उसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने बहुत सारी चीज़ें पब्लिश की थी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो लाइसेंसिंग एक्ट 1857 है। फिर करंट प्रेस रेगुलेशन ऑफ बुक एक्ट आया 1867 का, जहाँ पे ब्रिटिश जहाँ पे उसका एम यही था कि जितना भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोल ऑफ प्रेस के लिए किया है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, उसको कव करना। ठीक है, तो प्रेस एंड रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट 1867 की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हेल्प किया, कि गवर्नमेंट जो है, इसका एम यही था कि गवर्नमेंट जो है प्रेस को कंट्रोल कर सकती है, बुक्स को रेगुलेट कर सकती है, उनके पब्लिशिंग को रेगुलेट कर सकती है बाय कर्विंग फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जितने भी पेपर्स थे, जो भी चीज़ें छापते थे, जो भी चीज़ें लिखते थे गवर्नमेंट के बारे में, तो उनका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, छीन लेने के लिए जो है ये एक्ट पास किया गया। अब इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उन्होंने बोला कि प्रिंटर जो है, जो भी प्रिंट कर रहा है हर न्यूज़पेपर को, वो 2 कॉपीज़ जो है गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देगा और 1 कॉपी जो है प्रेस रजिस्ट्रार को देगा। ठीक है, अंडर द एक्ट अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया अपॉइंट करेंगे, और प्रेस रजिस्ट्रार जो होंगे वो पूरा जो है रजिस्टर जो है न्यूज़पेपर का उसको मेंटेन करेंगे। अब हर बुक और पेपर जो भी प्रिंटेड हो रहा है वहाँ पे नेम जो है प्रिंटर का होना चाहिए, प्लेस कहाँ से प्रिंट हुआ है वो नेम जो है पब्लिशर का होना चाहिए, और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो है 1867 के एक्ट में वो की गई। अब व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स और व्हाट आर द चेंजेस जो अभी प्रेस में इसमें बताए गए, तो ऑब्जेक्टिव्स अगर बताएं तो जितने भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, अब आपको पता है हमारा न्यूज़पेपर तो रेगुलेट हो गया, बुक्स रेगुलेट हो गई। ठीक है, बट जितना भी ई कॉमर्स है, जो हमारा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव इसमें यही था कि जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल मीडिया में जो भी चीज़ें ब्रॉडकास्ट हो रही हैं उन सबको भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर लाया जाए, और उनमें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको भी सॉल्व किया जाए।
रजिस्ट्रेशन की बात करें तो डिजिटल न्यूज़ मीडिया पब्लिकेशन जो है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा विद प्रेस रजिस्ट्रार जनरल विद इन अ 90 डेज। फिर पावर ऑफ एमिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है, मतलब गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो एक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट डिजिटल पब्लिकेशन अगर कोई वॉयलेट कर रहा है तो। सिंप्लीफिकेशन, सिंपल लॉज बनाए हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ई पेपर्स। रूल मेकिंग अथॉरिटी की बात करें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है पावर है कि अप्रोप्रिएट रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर सकते हैं। फिर एपिलिएट बॉडी, जिसको हमने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एपिलेट बॉडी बोला, उसमें जो है चेयरपर्सन होंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होगी और नॉमिनेटेड मेंबर होंगे कुछ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, वो जो है एपिलेट बोर्ड होगी और उनका डिसीजन जो है फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। सो दीज आर द चेंजेस ब्रॉट अंडर द प्रेस एंड पीरियोडिक्स बिल। अब इसमें वही चीज़ है कि डिजिटल ई मीडिया कॉमर्स को, जो हमारे डिजिटल मीडिया है उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, so this is all about the registration of press and periodic bills. Now let's come to other important news. तो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022, तो राज्यसभा ने अभी इसको पास किया है कि जो भोक्ता कम्युनिटी है हमारी झारखंड की, भोक्ता कम्युनिटी हमारी कहाँ से बिलोंग करती है, झारखंड की, उनको एससी लिस्ट से एक्सक्लूड करके उनको एसटी लिस्ट में जोड़ना है। अब एसटी एससी लिस्ट में अगर कोई जोड़ता है तो वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा जुड़ा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करें तो आर्टिकल 341 और 342 में बोला है कि जो भी एसटी एससी का फर्स्ट स्पेसिफिकेशन होगा पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर यूटी में, वो प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू होगा आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर। अब ये जो है मॉडिफाई, अगर एसटी एससी को एक्ट को, मतलब एससी को हटा के एसटी में जोड़ना है या जो भी करना है, ये जो है मॉडिफिकेशन जो है, पहले पार्लियामेंट ने ऑर्डर दे दिया कि इसको एसटी में जोड़िए, इसको एससी में जोड़िए, उसके बाद जो है पार्लियामेंट जो है अगर उसमें मॉडिफाई करना है तो पार्लियामेंट के पास पावर है थ्रू द एक्ट के थ्रू जो है वो मॉडिफाई कर सकती है। अब कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है कि 4 ट्राइब्स जो है उनको एसटी लिस्ट में जोड़ा जाए एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022। अब हत्ती ट्राइब जो है वो हिमाचल प्रदेश के हैं, फिर नारी कोरावन एंड कुरीविकरन हिल ट्राइब्स जो है वो तमिलनाडु के हैं और बिंजिया जो है वो छत्तीसगढ़ के हैं। तो इन चारों ट्राइब्स को जो है एसटी लिस्ट में जोड़ा जाए। अब हत्तीस की अगर बात करें तो ये जो है कम्युनिटी, एक क्लोज नेट कम्युनिटी है जिनका जो है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जैसे कि होम ग्रोन क्रॉप्स को सेल करना, वेजिटेबल्स, मीट्स और वूल्स को। फिर नारी कोवरन की बात करें और बर्ड ईटर्स, दे आर जैकल कैचर्स एंड बर्ड ईटर्स, दे आर नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज़। और बिंजिया की बात करें तो ये एथनिक ग्रुप है जो उड़ीसा और झारखंड में मिलते हैं। अब बेट्टा कुरुबा कम्युनिटी जो है वो एसटी कैटेगरी में है। ये जो है लोकसभा ने अभी बिल पास किया है कि ट्राइबल स्टेटस जो है बेट्टा करूबा कम्युनिटी को भी दिया जाए। तो ये कम्युनिटी जो है जनरली कहाँ, कर्नाटका में रहती है और ये फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं जो कि फॉरेस्ट में प्रोड्यूस करते हैं, बैम्बू वगैरह चीज़ें देखते हैं। इनका खुद का डायलेक्ट है और कोई भी स्क्रिप्ट और मतलब कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, प्रिमिटिव हंटिंग टूल्स जो है यूज़ करते हैं। तो बेट्टा कुरुबा जो है कम्युनिटी एसटी कम्युनिटी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो आपको इसमें, इस न्यूज़ में आपको पर्टिकुलरली याद करने की ज़रूरत है कि ये ट्राइब्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से। दूसरी चीज़, आर्टिकल 341 और 342 जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर लिस्ट जो है, स्पेसिफिकेशन जो है एसटी एससी का पहले करेगी, उसके बाद पार्लियामेंट जो है मॉडिफाई कर सकती है थ्रू द एक्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू एंटी कन्वर्जन बिल। एंटी कन्वर्जन बिल की बात करें तो अभी कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया है कि हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल की मतलब एंटी कन्वर्जन बिल की अगर बात करें तो कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस रिलीजन में कन्वर्ट हो जाइए या आप इस रिलीजन में कन्वर्ट हो जाइए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कोई भी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं है, सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है, बिकॉज आपको पता है इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। तो इंडिया किसी रिलीजन के बारे में, पर्टिकुलर किसी रिलीजन को नहीं फॉलो करता। इंडिया जो है हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, सो कोई भी सेंट्रल रिलीजन नहीं है रिलेटेड टू रिलीजियस कन्वर्जन। बहुत सारे स्टेट ने बोला है कि आप जो है, बहुत सारे स्टेट जो है लॉ बनाए हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं रिलीजियस कन्वर्जन अगर कोई फ्रॉड के द्वारा, इंड्यूसमेंट के द्वारा, फोर्स के द्वारा आपको रिलीजियसली कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इन रेव स्टेनिलोस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उन्होंने बोला था कि एंटी कन्वर्जन लॉज जो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने जो भी एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए हैं कि आप फोर्सली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी रिलीजन में, उन सबको बोला सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बताया। और सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि आर्टिकल 25 जो है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसमें राइट टू कन्वर्ट जो है इंक्लूड नहीं है। उसके बाद आते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो सुप्रीम कोर्ट अभी ये न्यूज़ में
इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिटीशन रिफ्यूज़ कर दी जैन कम्युनिटी की, जिन्होंने फाइल किया था अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो है कि किसी भी, मान लीजिए कोई भी रिलीजियस प्लेस कोई और कम्युनिटी फॉलो कर रही है, तो उस कम्युनिटी को हटा के दूसरे कम्युनिटी में कन्वर्ट करना, तो वो जो है उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है। अब एक्ट की अगर बात करें, प्लेस ऑफ वर्शिप वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, वो जो है जो भी रिलीजियस प्लेस है उनका कन्वर्जन को जो है मना करता है कि किसी और रिलीजन में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, और उनको मेंटेनेंस, मतलब जो भी रिलीजियस प्लेस है उनका मेंटेनेंस के लिए वर्क करता है कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उनको हम मेंटेन करें। हाउएवर प्रोविजन जो है वो हमारे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में अप्लाई नहीं होता। तो वेरी इंपॉर्टेंट, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में अप्लाई नहीं होता। अब की प्रोविजंस की बात करें तो ये जो है कन्वर्जन्स को मना करते हैं, किसी भी प्लेस को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग और सूट्स है अगर विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप जो कि 15 अगस्त 1947 को एग्जिस्ट किए हैं और पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट, उनको अबेट करना है। और प्रोविजन जो है वो एन एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन सब पे अप्लाई नहीं होता, जो भी हमारे एंशियंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट के अंदर कवर्ड है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें अप्लाई नहीं होता, और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के इसमें भी नहीं अप्लाई होता। ओके, नाउ लेट्स कम टू कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपसे बात की थी, तो आपने 103rd अमेंडमेंट के बाद तो आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अप्रिशिएटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे, और मैं अपनी पूरे कोशिश करूंगी कि जो भी आपके जो भी मेरे में ड्रॉबैक्स हैं मैं उनको कम करूं और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्रोवाइड करूं। बट सी, आपका अब टाइम ये नहीं है कि आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली सारी चीज़ें पढ़ें। आपको बस इतना है कि आपको इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं PT 365 में, वो आपको ग्रास्प करने हैं। क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है, वो चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरा पढ़ें, पूरा समझें। अब समझने का टाइम नहीं है, अब आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है। ओके, तो एग्जाम निकालने पे फोकस करिए, ना कि आप हर चीज़ें समझने के लिए आपके पास पूरा 1 साल था और उसमें आपको समझना चाहिए था। अब आपको पढ़ना है कि हमारा PT जो है प्रीलिम्स कैसे निकले, तो उस हिसाब से आपको पढ़िए। ठीक है, तो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये बोला गया है कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर, आपको पता होगा दो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर जो है एंग्लो इंडियंस के लोकसभा में आते थे, और एक नॉमिनेटेड मेंबर एंग्लो इंडियंस का हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सेलेक्ट होता था, जो कि उसमें उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, इसमें गवर्नर। बट अभी जो है जो भी एंग्लो इंडियन से रिलेटेड प्रोविजंस थे उनको हटा दिया गया पूरे तरह, कि अब कोई भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे, जो एंग्लो इंडियन से नॉमिनेट होंगे उनको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। और इसी अमेंडमेंट ने क्या किया है कि जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो भी हमारा रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। ओके, सो इसमें यही 2 पॉइंट है। तो एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन हटा दिया गया और 10 ईयर्स एक्सटेंशन कर दिया गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन का। अब आते हैं फैमिली कोड अमेंडमेंट एक्ट 2022। एक्ट जो है ये स्टैट्यूटरी कवर प्रोवाइड करता है कि कोई भी स्टेट जो है फैमिली कोर्ट स्टेब्लिश कर सकता है, मतलब फैमिली कोर्ट स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो है यही एक्ट जो है स्टैट्यूटरी कवर प्रोवाइड करता है कि जितने भी ऑलरेडी स्टेब्लिश फैमिली कोर्ट है हिमाचल प्रदेश में और नागालैंड में, उनको आप काम में ले आइए। एक्ट जो है फैमिली कोर्ट 1984 को अमेंड किया 2022 वाला। उन्होंने बोला कि आप जो है फैमिली कोर्ट स्टेब्लिश करिए, जो हमारे फैमिली और मैरिजेस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करें। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि वो नोटिफाई करें एक्ट को, और बहुत सारे स्टेट्स के गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद किया। ओके, अब हाउएवर अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्सटेंड नहीं कर सकती एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। अगर किसी स्टेट ने लॉन्च कर दिया तो स्टेट ने फैमिली कोर्ट स्टेब्लिश किया, तो ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बोलेगी कि आप जो है इस फैमिली कोर्ट को एक्सटेंड कर दीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है। फिर आते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी बहुत सारे प्रोविजंस जो थे इस बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के, उसको ख़त्म किया। 1980 एक्ट में इंट्रोड्यूस किया था कि आप जितनी भी बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पूरी तरह प्रोहिबिट करिए, उनको एबॉलिश करिए और रिकवर करिए उन प्रॉपर्टी को, मतलब जो भी प्रॉपर्टी बेनामी डिक्लेयर की गई हैं उनको रिकवर करिए। हाउएवर रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की बात करें, तो वो पूरी तरह अच्छे से फ्रेम्ड नहीं था। अब बेनामी ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो वो ट्रांजैक्शन जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र की गई हो,
और उसको पे की गई है, तो उसको हम बेनामी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और बेनामी ट्रांजेक्शन जो है जनरली यूज़ की जाती है कि रियल ऑनर जो है उसको डिस्गाइज करें और टैक्स अवॉइड करें, सीक्रेसी को मेंटेन करें, इसलिए। ठीक है। तो 2016 अमेंडमेंट हुआ था जहाँ पे स्कोप और पनिशमेंट एनहांस की गई थी बेनामी प्रॉपर्टी की। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके। अब एनिमी प्रॉपर्टी की बात करें तो सीबीआई ने अभी एफआईआर रजिस्टर की है बहुत सारी एनिमी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। ठीक है, जो भी एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर होती है उनके अगेंस्ट। तो एनिमी प्रॉपर्टी की बात करें तो जब हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 और 1971 में, तो बहुत सारे पीपल का माइग्रेशन हुआ था हमारे इंडिया में। ठीक है, पाकिस्तान से मतलब इंडिया से पाकिस्तान गए थे। अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और कंपनीज़ को जो है जिन्होंने पाकिस्तान नेशनैलिटी ले ली थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ले लिया था। दीज एनिमी प्रॉपर्टीज़, जो भी एनिमी प्रॉपर्टी, अब अगर बात करें तो जितनी भी एनिमी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई मेंबर रहता था तो उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया। तो जितनी भी एनिमी प्रॉपर्टी है उनका कस्टोडियन उनका जो पावर है वो किसको दिया? कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ फॉर इंडिया। सेम वॉज डन बाई प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड बाय दोज हु वेंट टू चाइना। जो चाइना चले गए उनकी भी प्रॉपर्टी जो बची थी उनको भी जो है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया दिया। अब ये गवर्न किसके थ्रू होती है? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू। एंड 2017 में अमेंडमेंट हुआ एक्ट में, उन्होंने बोला कि एनिमी प्रॉपर्टी जो है वो शेल जो है वो उस वहीं पर रहेगी कस्टोडियन के पास, इवन अगर एनिमी जो है एन एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म सीजेस टू बी एन एनिमी, अगर वो एनिमी नहीं भी कहलाता फिर भी वो कस्टोडियन के पास ही रहेगी। अब आते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की बात करें तो कोड जो है इन्होंने कोड को अमेंड किया गया है कि उन्होंने बोला फ्लैग जो है आप डे और नाइट कभी भी राइज कर सकते हैं, फ्लोन कर सकते हैं, और कहीं भी हाउस में, कहीं भी ओपन प्लेस पे जो है, और हाउस ऑफ ए मेंबर ऑफ पब्लिक में कहीं भी फ्लैग को जो है आप फ्लो कर सकते हैं। अर्लियर क्या था कि सिर्फ आप सनसेट और सनराइज के टाइम पे कर सकते थे, बट अभी डे और नाइट कभी भी कर सकते हैं। अब कोड जो है वो बहुत सारे लॉज को, बहुत सारे प्रैक्टिसेस को, बहुत सारे कन्वेंशंस को एक साथ कोडिफाई करता है कि आप कैसे नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले करेंगे। और ये डिस्प्ले जो है नेशनल फ्लैग का, जो भी पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन करते हैं उनके डिस्प्ले को भी गवर्न करता है। अब FCI 2002 ट्विक टू कट ट्राई कलर प्राइस। अब चेंजेस जो है अलाउ कर दिए हैं कि मशीन मेड पॉलिस्टर जो है यूज़ करना चाहिए इन प्रोडक्शन ऑफ नेशनल फ्लैग पर, अगर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। अर्लियर सिर्फ क्या था कि हैंड स्पन और हैंड वुमेन खादी परमिटेड था, अब जो है मशीन मेड पॉलिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉरेन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ने ये भी अलाउ किया कि अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले ऑफ ट्राई कलर। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले क्या था कि फ्लैग आप यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, अब जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ट्राई कलर को कहाँ यूज़ कर सकते हो। एज अ डिग्निटी ऑफ फ्लैग आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए। इट इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। अ जनरल डिस्क्रिप्शन पहले आपको करना है ट्राई कलर का, फिर रूल्स जो पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज़ मेड करती हैं, और रूल्स फॉर डिस्प्ले बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बॉडीज़। अब आते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड इंडिया 2016। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अभी एक हैंडबुक रिलीज़ की है ऑन सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो नेशनल बिल्डिंग कोड की अगर बात करें तो बिल्डिंग की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। प्लानिंग कैसी है, बिल्डिंग को आप कैसे प्लान कर रहे हो, कैसे आप बिल्डिंग की डिज़ाइन कर रहे हो, कैसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कैसे मेंटेन कर रहे हो, दीज आर कम्स अंडर द नेशनल बिल्डिंग कोड इंडिया। तो ये एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जो सारे प्रोविजंस रिलेटेड टू प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ों को कवर करता है। इम्प्लीमेंटेशन जो है इन प्रोविजंस का वो इंश्योर करता है कि हमको सेफ्टी जो है उसको मैक्सिमाइज करना है, हेल्थ एम्यूनिटी मैक्सिमाइज करना है, एक्सेसिबिलिटी मैक्सिमाइज करना है। और ये डिज़ाइन किसने किया था? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने किया था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज बी वेयर विथ स्पीड, बिकॉज अगर मैं स्पीड कम करूंगी तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स, एंड इट इज़ नॉट फीजिबल टू वॉच दिस 2-3-4 आवर्स, राइट। जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ बस उतना पढ़िए, और उतने में ही आपका एग्जाम निकलेगा। आप देखिएगा पॉलिटी का आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, प्लस ये बुक में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताती जा रही हूँ सिर्फ वही रीड आउट करना है। ओके, okay, thank you so much, and if you have any problem just comment me on the comment section. Thank you. Wait a second.